First step is to choose an event to write about, and focus is our writer should choose an event and describe where that event took place, what is center on a conflict, disclose uh, something significant to his or her own life to reveal complex or ambivalent feelings that the writer experienced. After this, he should actually prioritize the event, consider possible topics, review and revise these topics, and then finally choose one story, one event. For better topic, there are certain advice, and advice is choose more dramatic topic, more dramatic experience, and also power of experience to influence life. यानी दो क्वालिटीज आप उसमें ज्यादा नुमाया हैं कि ये इवेंट आपके लिए कितना बड़ा था, इसमें क्या ड्रामाई सूरत हाल थी जो पढ़ने वालों को पढ़ के दिलचस्प लगेगी, और दूसरा ये कि ये वाकया जो है इसमें तब्दील करने का पहले नंबर पर राइटर को और उसके बाद पढ़ने वालों को किस कदर चेंज करने का एलिमेंट मौजूद है, इस मेरिट पर आप इसको चूज कर सकते। उसके बाद अगला जो स्टेप है टॉपिक चूज करने के बाद वो है शेप योर स्टोरी, यानी आप अपने वाक्य को एक कंपेलिंग फॉर्म, कंपेलिंग शेप कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट, क्रिएट अ क्विक स्केच और आउटलाइन ऑफ व्हाट हैपेंड। सबसे पहला मरहला उस स्टोरी का एक स्केच, एक खाका बनाना है जिसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मालूम हो और उनका सीक्वेंस, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मालूम हो। उसके बाद उस स्टोरी को एक ड्रामेटिक फॉर्म में, एक कन्फ्लिक्ट सेंटर्ड इवेंट में तब्दील करना अगला मरहला है। तो इन सवालों को जो कि पहले हमने ब्रीफली कल मेंशन किए थे कि व्हाट डज माय स्टोरी नीड, हाउ कैन आई इंटरेस्ट रीडर्स, कि मैं अपनी स्टोरी में कौन से ड्रामेटिक एलिमेंट जो है वो शामिल करूं, और ये ड्रामेटिक एलिमेंट पढ़ने वालों की, ऑडियंस की तवज्जो कैसे हासिल करेंगे, इसी को जो है वो फोकस करके अपनी स्टोरी को इम्प्रूव करना हो। टू ड्रामेटाइज स्टोरी, try using narrative actions and dialogue, including speaker tags and quotation marks. आप अपनी स्टोरी को ड्रामेटिक बनाने के लिए एक तो ये है कि नैरेटिव एक्शन और दूसरे डायलॉग को ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो है बताया गया है कि स्प्रेड आउट, बैंग टुगेदर, टुक एम, फायर्ड, ये एक्शन वर्ब्स हैं, और इन एक्शन वर्ब ने इस स्टोरी को जो है, जो एग्जाम्पल के तौर पर शेयर की जा रही है, उसकी ड्रामेटिक फॉर्म जो है उसको इन्हांस किया।
इसी तरह I am going out to the cave, I declared and marched down the path to check out its mouth. I'm going to the cave. ये एक डायलॉग है और इसको जो है वो ऐड किया गया है। तो नैरेटिव एक्शंस को, एक्शन वर्ब को ऐड करना, डायलॉग्स को ऐड करना, ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। उसके बाद था कि ड्रामाटाइज द मोमेंट ऑफ सरप्राइज, कंफ्रंटेशन, क्राइसिस और डिस्कवरी दैट मे बिकम द क्लाइमेक्स ऑफ स्टोरी। उस स्टोरी में जो क्लाइमेक्स है वो कब आता है? किसी कन्फ्रंटेशन की सूरत में आता है, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में आता है, कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, या कोई एक नई डिस्कवरी या न्यू सरप्राइज मिलता है, तो उस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। अपने इस इवेंट को कॉन्टेम्परेरी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, यानी जिस ज़माने की बात की जा रही है, जिस वक्त की बात की जा रही है, जिस जगह की बात की जा रही है, उसको सामने रखना भी ज़रूरी है, ताकि जो रीडर्स की अटेंशन थी वो डाइवर्ट ना हो और उसको जो है ये फॉल्स ना लगे, बल्कि वो इस पर बिलीव करे। यहाँ इसी पॉइंट को कि आप अपनी स्टोरी को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, छह जो है वो पॉइंट बताए गए हैं। पहला है इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट का मतलब ये है कि रीडर्स की अटेंशन को हुक करें, उसको जो है वो कैच कर लें अपने इंसिडेंट के जरिए। दूसरा ये है कि उसको exposition, then rewind a bit to tell us what you had been doing when the event happened। यानी किसी वाक्य को बयान करते वक्त उसका वो पस मंजर कि उस वक्त आप किस हैसियत में उस इवेंट का पार्ट बने थे, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब ये वाक्य शुरू हुआ और जब ये खत्म हुआ, वाक्य क्या था, उसका एक्शन क्या है, किस तरह शुरू हुआ और बढ़ता हुआ किस मुकाम तक पहुंचा, उसका क्लाइमेक्स क्या है, उसका फॉलिंग एक्शन क्या है, और फिर उसका एंड या रेजोल्यूशन या रिफ्लेक्शन क्या हो। अब ये एक तरतीब है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसी का एक अल्टरनेट ऑर्डर है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहले दो पॉइंट को जो है वो चेंज किया गया है, बजाय इसके कि इंसिडेंट को पहले मेंशन किया जाए, इसमें पहले अपने बारे में बताया जाता है, फिर इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, लेकिन बाकी जो चारों स्टेजेस हैं वो उसी तरतीब में बाकी रहती हैं। यानी सिर्फ इंट्रोडक्शन में जो है, आप इसको अगर आप समझते हैं कि अपने बारे में पहले पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो एक्सपोजिशन फर्स्ट होगी और इंसाइटिंग इंसिडेंट को सेकंड नंबर पर बयान किया जाए। आज के लेक्चर का ये जो 6 पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, ये इम्पोर्टेंट है। इसी को आमतौर पर माउंटेन में भी बयान किया जाता है, जिसको स्टोरी माउंटेन फार्मूला कहते हैं।
नो ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी, ड्राफ्ट में चूज योर टेंस एंड प्लान टाइम क्यूज to prevent readers from becoming confused about the sequence of actions in time. Writers use a combination of verb tenses and transitional words and phrases related to time. Although writing about your remembered event in the present tense can give your narrative a sense of immediacy. Writing about the event itself in the past tense will make it easier to manage your other tenses. For example, you may need to talk about what happened before the event took place or how you feel about the event now, as Desmond Harris does here. So you can use past tense, you can use present tense. So you can use both, or but you should focus on past. It is used to relate stories. पास्ट टेंस के इस्तेमाल वाकयात को बयान करने के लिए है, और प्रेजेंट जो है उसको सेंस ऑफ इमीडिएसी यानी प्रेजेंट के साथ उसको रिलेट करता है। Cite calendar or clock time to establish when the event took place and help reader follow the action over time. ये वही वक्त की किस दिन हुआ, किस वक्त हुआ, एक एक चीज को बयान करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा क्लू होना चाहिए टाइम का। एक से ज्यादा क्लू भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है अ डे ऑफ लास्ट मिनट क्रिसमस, यहाँ पर मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस, इस तरह से टाइम को जो है वो रेफर किया करना ज़रूरी है। इसी तरह टाइम को ज़ाहिर करने वाली जो वर्ड्स या फ्रेजेस हैं, जैसे व्हेन है या फर्स्ट सेकंड के वर्ड हैं, एज है, इनको भी जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर डायलॉग इम्पोर्टेंट थिंग इज although writers may not remember exactly what was said, they reconstruct dialogue through quotation, paraphrase or summary. तो ये नहीं है कि लाजमी आप पर गुजरा हुआ वाकया जो है उसकी एक एक बात आपको याद हो, लेकिन आपने उसको इस तरह से याद करना है जैसे आपको याद आ चुके हैं, और उनको ज़ाहिर है कि आप अपने लफ्ज़ों में ही ले रहे हैं, लेकिन आपने कोट्स में उन डायलॉग्स को बनाना है। फिक्शन में रिक्रिएट करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की, इन्वेंट करने की गुंजाइश मौजूद होती है। ईच टाइम अ न्यू स्पीकर इज कोटेड स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, यानी अगर डायलॉग एक से ज़्यादा करेक्टर्स के चल रहे हैं
तो उसको इस तरह से सेपरेट किया जाता है, एक्सक्यूज मी, आर यू अ रिलेटिव ऑफ दिस यंगर, ये एक स्पीकर है। दूसरा स्पीकर, यस आई एम हर सिस्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये सेकंड स्पीकर ने कहा है। फिर जो है वो इस तरह से थर्ड और ये इस तरह से आएगा। तो डायलॉग लिखते वक्त आप स्टोरी में जब डायलॉग लिखती है या नॉवल में जब डायलॉग लिखते हैं तो उसकी फॉर्म ये होती है। अगर डायलॉग का सब्सटेंस यानी मेजर पॉइंट आपको री एम्फसाइज करना हो तो इस तरह से उसको रीफ्रेज करते हैं। जैसे ऊपर डायलॉग मेंशन किए गए, राइटर ने उनको इस तरह से किया, नेक्स्ट थिंग आई न्यू ही वाज टॉकिंग अबाउट कॉलिंग द पुलिस एंड हैविंग मी अरेस्टेड एंड थ्रोन इन जेल। तो ये समराइज किया गया है मेजर पॉइंट को, सिग्निफिकेंट पॉइंट को। डेवलप एंड रिफाइन योर डिस्क्रिप्शंस। स्टोरी में कौन सा टेंस यूज किया जाए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद बात हुई है कि उसमें डायलॉग ऐड किए जाएं, और डायलॉग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको नहीं भी याद तो आपको इन्वेंट करने चाहिए, कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, और डायलॉग लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद है कि डिस्क्रिप्शंस को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, रिफाइन करने के लिए क्या करें, describe people in detail, what they look like and how they dressed, talked and gestured। किसी वाक्य में शरीक जो लोग हैं उनको मुतारिफ कराया जाए, उनकी लिबास, लहजे, फिजिकल जेस्चर्स को पॉइंट आउट किया जाए। इसके साथ साथ उस जगह को, उस वक्त को, सेटिंग को बताया जाए। व्हाट यू सा, हर्ड, स्मेल, टच एंड टेस्टेड। जब आप लोगों को, जगहों को डिस्क्राइब करें, ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग देम इनटू द एक्शन। तो ये ना हो कि लोग ऐसे हो जैसे कहीं कोई चीज रखी हुई है सेपरेट करके। तो ये एक आर्ट के लिहाज से ये एक नेगेटिव मतलब की चीज है। यहाँ मैं आप क्या कह सकते हैं कि आपके टॉपिक से थोड़ा सा हटकर इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि हमने ख़ास तौर पर जो बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ के आते हैं या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पर अगर दो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, एक आर्ट एंड ड्राइंग है और दूसरा, अगर इंग्लिश नहीं भी पढ़ी तो उर्दू की बात कर लें, या इंग्लिश और उर्दू दोनों की बात कर सकते हैं, या कोई भी ज़बान जिसके हवाले से उनको जो है वो सीखना था। हमारे जब शुरू से ही प्रैक्टिस सिखाई जाती है, तो जैसे कि अगर ड्राइंग की क्लास है तो बच्चे को कह रहे हैं एप्पल ड्रा करो, या कह रहे हैं कि आप जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चेयर है या टेबल है या कोई भी और ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट जिस जगह पर मौजूद है उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बाकी सारी सीन से अलहदा करके जो है वो कर रहे। और ये चीज एक दफा नहीं होती, और क्लास 1 2 में ऐसा हुआ था तो क्लास 6 में भी इसी को ही कंटिन्यू किया गया। अगर बच्चे ने 8 क्लास तक, क्योंकि मैंने खुद 8 क्लास तक आर्ट एंड ड्राइंग पढ़ी थी, तो हमारे स्कूल में इतने सारे टाइम में कोई डेवलपमेंट उसकी नहीं आई। जैसे ऑब्जेक्ट इन मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आ सका कि आप किसी सीन को देखें तो उसको जो है वो ड्रा कर सकें। अकेला जो सेब बनाना है वो हमने सीख लिया, उसको हम जो है बना लेते हैं। लेकिन अगर दूर से देखने पर उसका कुछ कुछ पार्ट नजर आ रहा है तो उसको मैंने कैसे फोकस करना है, ये चीजें जो है उसमें नहीं
की जाती थी। इसी तरह जब उर्दू में हम तो उर्दू में पढ़ते थे, तो इंग्लिश की भी बात करें तो उसमें भी इसी तरह है कि जी अ, गाय पर मज़मून लिखें या जो है वो बुक पर या चेयर पर, तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन में लेकर उसकी बात की जाए। ये एक कुर्सी है, इसके 4 टाँगे हैं। अब ये नहीं है कि वो कुर्सी जो जो मेरे सामने नज़र आ रही है, मैं उसके ऊपर उस पे बात करूँ और वो जिस जगह मौजूद है उस जगह से उसको जोड़ूँ। ये वाला पॉइंट जो है ना, कंपोज़िशन के लिए, राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट हमारी राइटिंग में शुरू से हमारी ट्रेनिंग में इस चीज़ की बहुत कमी होती है, क्योंकि हम आम तौर पर वो लिखते हैं जो हमारी मेमोरी में होता है, बजाय इसके कि हम वो लिखें जो हमें सामने नज़र आ रहा है। तो शुरू से कुछ राइटिंग प्रैक्टिस में उसमें इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं कि एक वोकैब्युलरी का एक बहुत बड़ा इश्यू है। हमारी वोकैब्युलरी जो है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन क्या हमारा बाकी ज़बान के मामले में भी इतना ही बुरा हाल है कि उर्दू के अल्फाज का भी हमें काल पड़ा हुआ है और उसमें इतने कम हमारे लफ्ज़ हैं कि किसी चीज़ को सामने देखकर हम बयान नहीं कर सकते। तो ये दोनों हवालों से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी स्टोरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ राइटिंग जिसे आप कहते हैं, वो कई लोगों के ज़हन में गलती से तसव्वुर ये है कि सेल्फ राइटिंग शायद कोई इंसान पर नाज़िल होती। ऐसा नहीं है। स्कूल में स्कूल का ये काम है कि जब वो राइटिंग सिखाते हैं, तो वो ये चीज़ें जो हैं, इसकी इस तरीके से प्रैक्टिस कराएँ। Try incorporating them into the action. I come to the I return to my point कि जब पीपल और प्लेसेस की बात करें तो ये नहीं कि ये किसी भी शख्स की बात की कि ये एक बूढ़ी औरत है, इसके बाल सफ़ेद हैं, ये वो बूढ़ी औरत उस वक़्त जो है उस सिचुएशन के साथ रिलेट नहीं करेगी, जब तक आप अपने इवेंट का उसको हिस्सा नहीं बनाएँगे। फॉर पीपल एंड प्लेसेस, consider the jobs they have, the roles they play, their facial features, their accents, articles of clothing they wore, items they carried. अब चूंकि हम एक चीज पर फोकस करने की सिर्फ आदमी हैं, तो उसकी बाकी चीजें, जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे व्हाट ही वाज कैरिंग इन हिज हैंड, व्हाट ही वाज पुटिंग ऑन। इसी तरह प्लेसेस के हवाले से भी कि प्लेसेस को आप सिर्फ लोकेशन तक समझते हैं, उनके जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, उनके ऊपर आप बिल्कुल इग्नोरेंट रहते हैं। तो इस चीज़ को पीपल और प्लेसेस को मेक पीपल एंड प्लेसेस लाइवली, इसके लिए शुरू में उसने बात की थी कि जब आप डिस्क्राइब करें तो नैरेटिव एक्शन यूज करें। सेम जो है, come up with a list of narrative actions that remind you of the ways people acted। तो लोगों के एक्शन पे बात करेंगे, उनकी टॉक पर, उनके जेस्चर पर, तो आपको नैरेटिव एक्शन वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे। इनकॉर्पोरेट डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स थ्रू आउट योर स्टोरी, जो भी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हैं उसको उसमें आप ऐड करेंगे। बिगिन विद अ सिंपल सेंटेंस, an independent clause consisting of a subject and a verb, for example. That is an example of a simple clause, Amelia and Sophie ran. To describe people, add descriptive naming and detailing as well as narrative actions, what the people said and did. To describe the place, add descriptive naming, detailing, and comparing along with narrative actions, including prepositional phrase to show
where each object is located in the scene. Convey events autobiographical significance, revisit your purpose and audience, think about your main point, explore the significance of your story's conflict, consider the dominant impression you want to convey, explore how you felt at the time, explore your present perspective of the पास्ट इवेंट जो वाकया गुजर चुका है, अब आप उस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कैसे फीलिंग रखते हैं। उसके बाद राइट दी ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंसेस जो है, कल भी इसकी बात की थी कि जो पैराग्राफ डेवलपमेंट में टॉपिक सेंटेंस हमने सोचा था, उस तरह ही आपने टॉपिक सेंटेंस बनाने हैं। उन टॉपिक सेंटेंसेस को बाद में एक्सपेंड किया जाएगा। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन of person, place, startling action, telling of dialogue, your present reflection। उसके बाद आप अपनी स्टोरी को एक्सपेंड करेंगे। उसे लिखने के बाद अगला मरहला उसको चेक करने का आता है कि आप अपने ड्राफ्ट को ये देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो उसकी एक गुड क्रिटिकल रीडिंग आपको चाहिए ताकि आप ये जांच सकें कि आपका ड्राफ्ट किस हद तक बेहतर है। It lets the writer know how clear, vivid, and meaningful story seems to readers. It praises what works best. It indicates where the draft could be improved and makes suggestions on how to improve. Critical reading में आप circle or highlight the inciting incident and climax of the story. आप खुद ही अपना ही जायजा लेते हैं कि मैंने इंसाइटिंग इंसिडेंट को कहाँ पे बयान किया, उसका क्लाइमेक्स बयान हुआ कि नहीं। चेक करें कि पूरी स्टोरी में वो कौन सा पॉइंट है जहां स्टोरी टेलिंग स्पेशली इफेक्टिव। पर्सन की डिस्क्रिप्शन में, प्लेसेस की डिस्क्रिप्शन में, डायलॉग्स में, किस पॉइंट पर। फिर ये शॉर्टकमिंग के हवाले से ये सोचें कि इसका क्रिटिक इस तरह से करें। पॉइंट आउट द फेज वेयर द स्टोरी टेलिंग कुड बी इम्प्रूव। कौन सा पॉइंट है जहां पे कुछ कमी रह गई है, जैसे सस्पेंस कम है, या डायलॉग अप्रोप्रिएट नहीं है, या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कंफ्यूजिंग है, तो उसको इम्प्रूव करने की बात करें। आज यहाँ तक ही इसको रखते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। यस प्लीज। सबसे पहला तो मामला बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि अटेंडेंस जो है वो बहुत कम आप लोगों की है। 3 सेक्शंस हैं, बीएस इस्लामिक स्टडीज है, बीएस उर्दू है और बीएस केमिस्ट्री है। 3 सेक्शंस की एक ज्वाइंट क्लास है और उसमें अभी जो फिगर चल रहा है हमारे पास वो 18 स्टूडेंट का है। तो ये बहुत ही जो है वो तकलीफ दह बात है। हमारी जो अटेंडेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कल की क्लास में गालबन जो है बीएस केमिस्ट्री की सारी क्लास ने ही छुट्टी कर ली थी, जो कि बिल्कुल भी कोई अच्छा रवैया नहीं है। इसी तरह और भी जो डिसिप्लिन है उनमें भी कुछ मसाइल इसी तरह के चल रहे हैं। जी, अब जो आपके क्वेश्चन है प्लीज आस्क। आप अपने आप को खुद ही अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं ताकि जल्दी से हो जाए।
आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। इस लेक्चर का लिंक भी शेयर किया जाएगा, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं।